हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो है चैप्टर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले आपने चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल्स लगा लिया था। चैप्टर 4 आपका है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे की बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका है जूल्स पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। जूल साहब एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पैडल व्हील से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किया क्या, एक रिजिड और इंसुलेटेड कंटेनर ले लिया। रिजिड का मतलब होता है कि जो एक जगह फिक्स रहे, और इंसुलेटेड मतलब जिसमें न तो बाहर से उष्मा अंदर जा सके और न ही अंदर से बाहर उष्मा जा सके, यानी कि इसके बाउंड्री के आर पार हीट का या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हमने एक कंटेनर ले लिया। इसमें क्या किया, जैसे मथनी नहीं होता, दही मथते हुए देखे होंगे, ऐसे एक क्या होता है, बिडोलक होता है, एक मथनी होता है, इसको मथते हैं ऐसे। बहुत जगह लस्सी की दुकान पे भी होता है, ऐसे मथते हैं। तो नीचे क्या इस तरीके से एक बना होता है पंखनुमा, इसको मथते हैं तो मक्खन बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो वैसे क्या एक मथनी है, एक क्या है, एक मथनी कह सकते हैं। ये आपका एक मथनी हो गया। ये मथनी जो है ना, यहाँ पे जो है इसके ऊपर रस्सी लिपटी हुई है, और ये एक पुली के माध्यम से घूमता हुआ आ रहा है। इससे मास W यम जो है, इस पे मास यम जो है लटक रहा है, एक द्रव्यमान लटक रहा है, पुली के सहारे इस प्रकार से घूम करके आया हुआ है। अब हो क्या रहा है, और यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया है जो इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा। तो ये क्या है, ये कोई रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें एक ज्ञात द्रव्यमान का पानी भरा हुआ, मतलब हमको पता है कितना मास है इस पानी का, कितना द्रव्यमान हमको पता है। हमने थर्मोमीटर लगा करके इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजरमेंट कर लिया है। अब क्या कर रहे हैं, इस मथनी से, इसको पैडल व्हील बोलते हैं या स्टायरर बोलते हैं, इसकी सहायता से क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे क्या, अगर रस्सी इस पे घूमेगी, रस्सी इस पे जैसे ही ऐसे घूमेगी, तैसे ये क्या होगा, ये भी आपका ऐसे घूमेगा, ये आपका घूमेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से वर्क हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो इन्होंने ये सिद्ध किया था कि वर्क को जो हम लोग जो है किसमें, उष्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चित्र में अगर आप लोग चित्र देखें, चित्र को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चित्र में एक रिजिड तथा इंसुलेटेड कंटेनर दिखाया गया है। ये किसी बुक का लिखा हुआ नहीं, हमारा खुद का अपनी भाषा में हमने नोट्स पीपीटी में ही तैयार कर रहा हूं। चित्र में एक रिजिड तथा इंसुलेटेड कंटेनर दिखाया गया है जिसमें ज्ञात द्रव्यमान का पानी भरा हुआ है। इसमें क्या है, एक ज्ञात द्रव्यमान का पानी भरा हुआ है, यानी कि इस कंटेनर के अंतर्गत जितना पानी है उसका मास हमको पता है। कंटेनर से थर्मामीटर तक एक पैडल व्हील संबंधित है। कंटेनर से थर्मामीटर संबंधित है, और एक पैडल व्हील संबंधित है। पैडल व्हील पर रस्सी लिपटी हुई है। इस पे क्या है, रस्सी लिपटी हुई है जिसका एक सिरा पुली से होता हुआ गुजर रहा है। रस्सी का एक सिरा पुली से होता हुआ गुजर रहा है जिसमें यम द्रव्यमान का एक पिंड लटका हुआ है। इस रस्सी के दूसरे सिरे से क्या है, एक सिरा तो आपका यहाँ पे बंधा है, पैडल व्हील से बंधा है, दूसरे सिरे से यम द्रव्यमान का एक पिंड क्या है, लटक रहा है। अब यम द्रव्यमान के पिंड के यह ऊंचाई नीचे आने पर, जैसे ही ये ऊंचाई यहाँ नीचे आएगा, तो क्या होगा, इसमें mgh की कमी हो जाएगी, नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो जाती है। तो पिंड की जो यम द्रव्यमान का ये बॉडी है, इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इतनी कमी हो जाएगी जिससे पैडल व्हील पानी को वर्क देता है। जो कमी होगी उतना ही क्या करेगा, पैडल व्हील पानी को वर्क देता है, और पानी की थर्मल एनर्जी में डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एम सी डेल्टा टी की वृद्धि हो जाती है। जैसे ये नीचे आया तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई, यही एनर्जी क्या करेगी, पैडल व्हील को घुमाएगी, और पैडल व्हील को घूमने के कारण जो पानी हमारा था उसकी थर्मल एनर्जी में इतनी की बढ़ोतरी हो गई। कितनी की, डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जूल ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि वर्क कामा हीट के समानुपाती होता है। तो जूल साहब ने इसी
एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया कि जो वर्क होता है वह हीट के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि जितना आपका यहाँ पे कमी हुआ वो थर्मोमीटर में हमको टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखा, तो डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी से हमने थर्मल एनर्जी को मेजर किया तो हमारा वैल्यू आ गया। तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि वर्क जो हमारा होता है वह हीट के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि W समानुपाती Q होता है या W बराबर जे एन टी क्यू। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है, जे है। इसको हम लोग जे को क्या बोलते हैं, जे को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ हीट, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। तो यहां से जे बराबर हम लिखें तो W बटे क्यू हो जाएगा। जे बराबर क्या हो जाएगा, W बटे क्यू हो जाएगा। W का जो मात्रक होगा वही मात्रक क्यू का होगा, क्योंकि दोनों एनर्जी है। तो यहाँ पे जे का कोई मात्रक एक तरीके से मात्रक विहीन है। ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्या, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, जूल पैडल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपका आया, बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। मान लीजिए ये कुछ ऊंचाई पे हमारे पास वाटर रिजर्वायर, मतलब कोई जलाशय है, ऊंचाई पर है। अब यहाँ से एक पाइप लगा करके इस पाइप का नाम है पेनिस्टाक। ब्रेक करके दिखाया गया, नहीं पाइप बहुत लंबा रहा होगा इस नाते ब्रेक करके दिखाया गया। एक पेनिस्टाक से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। ये क्या आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, किस पर आ रहा है, टरबाइन से आके टकरा रहा है, जिससे टरबाइन घूम रहा है। ये टरबाइन घूमेगा, जब ये टरबाइन घूमेगा तो इससे क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। टरबाइन से क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिली। और उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने भेजा इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास। किसके पास भेज दिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास इस मैकेनिकल एनर्जी को हमने भेजा। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस R लगा दिया हमने। अब ये रेजिस्टेंस इसको क्या करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पानी के पास जो ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, पहले जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हीट से हम कोई और एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊर्जा तो न उत्पन्न हुई, क्योंकि पानी था, जलाशय था, उसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी थी। तो यहाँ पे न तो हम लोग ऊर्जा को उत्पन्न किया और न ही ऊर्जा को नष्ट किया है, केवल एनर्जी को क्या किया है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यही क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही आधारित है। आगे बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम कई सारे स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टेटमेंट इस नाते सेमेस्टर एग्जाम में आएगा, केवल आपको यही लिख करके निकल जाना है। आप चाहे 1 से 2 स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, लेकिन आगे कुछ चीजों जानने के लिए जो है हम लोग और इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा तथा कार्य के संबंध में ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ नहीं है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा तथा कार्य के संबंध में, वहां पे था कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदला जा सकता है, यहाँ हम केवल हीट और वर्क की बात कर रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा तथा कार्य के संबंध में ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऊष्मा को कार्य में और कार्य को ऊष्मा में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो नियम क्या हो गया कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा तथा कार्य के संबंध में ऊर्जा संरक्षण का नियम है, अर्थात ऊष्मा को कार्य में तथा कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। यानी कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। हीट और वर्क क्या है,
म्यूचुअली कन्वर्टेबल है कि आपस में क्या है, ये सब परिवर्तनीय है, ऊष्मा और कार्य आपस में क्या है, परिवर्तनीय है। यही आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये तो जनरल एक लॉ हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। इन सब का ये जो न्यूमेरिकल्स लगाने वगैरह में भी होता है, जो आगे के नियम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह इसके आधार पे लगाएंगे। खैर ये सारी चीजें आपकी बुक में नहीं दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना जरूरी था क्योंकि आगे हमारे काफी काम आएगा। तो ये क्या है, फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये जो सेकंड स्टेटमेंट हम कह रहे हैं ये किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए लागू होगा। केवल केवल किसके लिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल कहाँ, कि जिस प्रारंभिक बिंदु से आपका साइकिल स्टार्ट होगा और अंतिम बिंदु भी वही हो, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु जब एक ही होगा, तब उस केस में एक साइकिल आपका पूरा होता है। तो होता क्या है, किसी ऊष्मागतिकी चक्र के लिए, किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए ऊष्मा का बीजगणितीय योग कार्य की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल अलजेब्रिक सम ऑफ हीट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क। क्लियर है कि फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल अलजेब्रिक सम ऑफ हीट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ हीट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिकी साइकिल के लिए, किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए जो ऊष्मा का बीजगणितीय योग होता है वो कार्य के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि अलजेब्रिक सम कहिए, या अगर इसको हम लोग कैलकुलस की भाषा में कहें, देखिए चाहे तो हम लोग लिखें समेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डेल डब्ल्यू, ये भी बोल सकते हैं, या साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। क्योंकि एक साइकिल की बात हो रही है, तो एक साइकिल की बात हो रही, तो एक साइकिल के दौरान जो टोटल आपका हीट का जो अलजेब्रिक सम होगा टोटल वर्क के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे सिंबल लगा करके अगर साइकिल ऐसे बना देना, सर्किल बना दें, तो इसको पढ़ते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल पढ़ते हैं। तो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू, और यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट में डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये किसके लिए लागू होगा, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए लागू होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, यहाँ पे कोई थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जैसे 1 से 2 है, 1 से 2 आया, हम ए वाला रास्ता फॉलो करते हैं 1A2, और फिर किस रास्ते से लौट रहे हैं 2B1। अगर देखिए, अगर जिस रास्ते से आए मान लीजिए 1 से 2 आए, अगर सेम रास्ते को से लौट जाएं तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो ये साइकिल नहीं होगा। साइकिल के लिए क्लोज लूप बनना जरूरी है। हमने साइकिल के बारे में पढ़ाया है कि साइकिल के लिए आपका क्लोज लूप यानी कि बंद लूप बनना जरूरी होता है। तो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते को अगर फॉलो करता हुआ लौटेगा तो उस केस में आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो साइकिल के लिए आपका क्लोज लूप बनना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आ रहा है ए रास्ते से होता हुआ 2 पे गया और बी रास्ते से होता हुआ ए पे लौट गया। तो फॉर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, किसी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल A1A2 B1 की बात हो रही है, तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। इसमें जो प्रोसेस जो होते हैं वो 2 होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, 1A2 है। पहला प्रोसेस क्या है, 1A2 है, और दूसरा प्रोसेस क्या है, 2B1 है। दूसरा 1A से 2 एक प्रोसेस हो गया और 2 से B से 1 एक दूसरा प्रोसेस हो गया। तो किसी एक साइकिल में न्यूनतम 2 प्रोसेस होते हैं, कम से कम 2 प्रोसेस एक साइकिल में होते हैं। वैसे कई सारे 4, 5, 6 कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होगा, एक साइकिल में 2 प्रोसेस होना जरूरी है। अब प्रोसेस 1A2 की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग देखिए हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, Q1 हीट दे रहे हैं। तो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ाया है, किसी अच्छे काम का अच्छा नतीजा, अगर किसी चीज को आप उष्मा देते हैं यानी अच्छा काम कर रहे हैं, उसका अच्छा नतीजा मिलेगा यानी कि वर्क मिलेगा। तो किसी सिस्टम को दी गई उष्मा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया गया जा रहा है तो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा, हमने हीट दिया तो हमको वर्क मिला, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। और 2B1 में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है और वर्क कर रहे हैं। अगर किसी सिस्टम के ऊपर आप वर्क करेंगे तो वो निगेटिव होगा। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, लेकिन सिस्टम पर किया
कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 2b1 के दौरान क्या हो रहा है, q की वैल्यू भी माइनस में होगी और w की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे माइनस होगी। ये एक एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह आए तो वहां पे प्लस माइनस ही निकालना मेन होता है, क्योंकि फार्मूला क्या लगाएंगे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, या उष्मा का बीजगणितीय योग बराबर क्या, कार्य का बीजगणितीय योग। इस फार्मूले से लगाएंगे तो उस केस में आपको प्लस माइनस का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी ऊर्जा धनात्मक लेंगे और कौन सी ऊर्जा आप ऋणात्मक लेंगे। अब बात करें हम लोग आगे बात करें अगर, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका आया हाँ, ये चीज शायद जो है उसी को आगे, इसी को आगे बढ़ा करके लिखा गया है, इसी को आगे बढ़ा के लिखा गया है, इसको आगे बढ़ा करके लिखा गया है, इसके आधार पे आगे बढ़ा करके लिखा गया है। इसके आधार पर हम लोग क्या लिखते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू क्या होगा, Q1 माइनस Q2 उसके अकॉर्डिंग, और साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू क्या होगा, W1 माइनस W2, क्योंकि Q1 प्लस था Q2 माइनस था, W1 प्लस था W2 माइनस था। तो साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू, या Q1 माइनस Q2 बराबर W1 माइनस W, वहां से ये फार्मूला भी निकल करके आ रहा है। अब जिसका जो वैल्यू रहेगा प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन भी है कि ड्यूरिंग ए सर्टेन प्रोसेस ए क्लोज सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क, Q बराबर कितना है 30 जूल ऑफ वर्क, वाइल 10 जूल ऑफ हीट इज रिमूव, जबकि 10 जूल हीट क्या किया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है। देन द सिस्टम इज रिस्टोर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट, इसके बाद क्या हो रहा है, सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आ रहा है बाय मींस ऑफ ए प्रोसेस इन विच 4 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू इट, 4 जूल हीट इसमें ऐड किया जाता है। डिटरमाइन डेल डब्ल्यू फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि इसमें हो क्या रहा है, देखिए इसमें हो क्या रहा है कि कोई साइकिल हो रही है, कोई साइकिल हो रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है कि इस दौरान हो क्या रहा है कि 30 जूल, मान लीजिए ये, हाँ ये एक मिनट प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि ड्यूरिंग ए सर्टेन प्रोसेस ए क्लोज्ड सिस्टम डज, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम यहां से यहां जा रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 से 2 और 2 से 1। तो अगर हम लोग बात करें कि कह रहा कि ड्यूरिंग ए सर्टेन प्रोसेस, किसी एक निश्चित प्रोसेस के दौरान एक क्लोज सिस्टम डज 30 जूल ऑफ वर्क, एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान एक बंद प्रणाली 30 जूल काम करती है, एक कार्य करती है, यानी कि सिस्टम द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W1 से 2 बराबर 30 जूल होगा। सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है, किसी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस सिंबल के साथ लिखिए, W1 से 2 बराबर प्लस 30 जूल है यहाँ पे। फिर कह रहा है वाइल 10 जूल ऑफ हीट इज रिमूव, और Q1 का मान क्या है, Q1 का मान बराबर हो जाएगा माइनस 10 जूल होगा। माइनस क्यों होगा, समझ रहे होंगे, Q1 से 2 क्यों, क्योंकि हीट रिमूव हो रहा है। कह रहा कि वर्क वाइल 10 जूल ऑफ हीट इज रिमूव, जब 10 जूल हीट रिमूव किया जाता है तो सिस्टम इतना कार्य कर रहा है। फिर कह रहा है कि देन द सिस्टम इज रिस्टोर्ड, फिर सिस्टम रिस्टोर कर लेता है अपने इनिशियल पोजीशन को बाय मींस ऑफ ए प्रोसेस इन विच 4 जूल ऑफ हीट इज एडेड, जब इसको 4 जूल हीट ऐड किया जाता है, यानी कि Q2 से 1 जो है वो प्लस 4 जूल है, 2 से 1। फिर कह रहा है डिटरमाइन डेल डब्ल्यू, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है W2 से 1, एक तरीके से निकालना है, क्या निकालना है, W2 से 1 निकालना है। तो आप लोग पढ़े हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, ये पढ़े हैं। तो प्लस माइनस के साथ जो जैसा वैसा लिख दीजिए। क्यू का मान क्या, 10 और 10 प्लस 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 4, और डेल डब्ल्यू क्या होगा, डेल डब्ल्यू होगा प्लस माइनस 10 है, ये क्या है माइनस 10 है, माइनस 10 प्लस 4 और बराबर क्या है, वो 30 है, 30 प्लस W2 से 1,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये भी इधर आके जाएगा -30 बराबर W27। तो यहाँ से आ जाएगा W27 बराबर -36 जूल। क्या आ जाएगा, W27 बराबर -36 जूल आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रश्न में क्या किया गया है, वही साइन कन्वेंशन का यूज किया गया है। कौन सा प्लस लेंगे और कौन सा माइनस लेंगे, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमने समझाने के लिए फिगर बना दिया है कि किस प्रकार से हम किसको प्लस किसको माइनस ले रहे हैं। तो भाषा में साफ साफ कहा है कि उस सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है 30 जूल, ये प्लस होगा। ये 10 जूल हीट रिजेक्ट हो रही, रिमूव हो रही, तो माइनस होगा। फिर ये जो है 4 जूल एनर्जी जो है ऐड किया रही है, प्लस होगा। और W27 क्या होगा हमको पता ही नहीं है। अगर -36 आ रहा है यानी कि सिस्टम पर कार्य होगा, अगर प्लस आता तो सिस्टम द्वारा कार्य होता। क्लियर है। तो माइनस के आधार पे ये चीज हम लोग पता लगा सकते हैं कि सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है कि सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। सेम वही प्रश्न लगाया गया है। 30 है ये -10 है, ये 4 है, ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो -10 + 4 बराबर 30 + W21, 30 + W21 बराबर -6, इधर जाके -36 जूल आपका आगे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसके पहले वाला क्या था, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए था, ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। ये किसके लिए, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। अब है क्या, किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए निकाय को किए गए हीट ट्रांसफर का मान वर्क ट्रांसफर तथा स्टोर्ड एनर्जी में परिवर्तन के योगफल के बराबर होता है। यानी कि जो हम लोग ये फार्मूला यूज कर रहे थे ना, डेल क्यू बराबर du प्लस डेल डब्ल्यू, इसके पहले आप यूज कर चुके हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में ही आप यूज कर चुके हैं। इसको बाद में देना चाहिए था प्रोसेस, ये पहले चैप्टर होता तो और सही रहता। तो यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह भी इसका देख लिए होते आप लोग। तो खैर कुछ नहीं, वहां फार्मूला आप लोग याद कर लिए थे, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे कैसे आया है, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक, इसके पहले वाला जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो किसके लिए था, किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए था। और ये किसके लिए है, किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। तो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए होता क्या है, के लिए सिस्टम को किए गए हीट ट्रांसफर का मान वर्क ट्रांसफर तथा स्टोर्ड एनर्जी में परिवर्तन के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में पहले से कुछ ऊर्जा होगी, फिर हमने खाना खाया, तो जो हमने खाना खाया वो क्या हुआ, डेल क्यू हो गया। पहले बता चुका, डेल क्यू हो गया। खाना खाने के बाद क्या करेंगे, हम कुछ काम करेंगे, उसके बाद जो हमारे शरीर में ऊर्जा थी, अगर हम काम ज्यादा कर देंगे तो ऊर्जा उससे कम हो जाएगी, अगर काम कम करेंगे तो ऊर्जा जो पहले थी उससे ज्यादा ऊर्जा रहेगी। तो क्या हो जाएगा, प्लस du हो जाएगा। यानी ये क्या है, किया गया कार्य, और ये क्या है, du क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो वही बात हो रही है, अर्थात डेल क्यू बराबर डी प्लस डेल डब्ल्यू, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। स्टोर्ड एनर्जी मतलब संचित ऊर्जा में परिवर्तन है। अभी आंतरिक ऊर्जा कहां से आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो डेल क्यू बराबर डी प्लस डेल डब्ल्यू, और हम लोग जानते हैं कि डेल डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी होता है, और डी बराबर क्या होगा, डी एक्सटर्नल होगा और डी इंटरनल होगा। डी बराबर क्या होगा, डी एक्सटर्नल होगा प्लस डी इंटरनल होगा। अब क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है कि डी इंटरनल का मान डी एक्सटर्नल की तुलना में बहुत कम होता है। क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, डी एक्सटर्नल का मान डी इंटरनल का मान डी एक्सटर्नल की तुलना में बहुत कम होता है। अतः क्लोज सिस्टम के लिए इसे नगण्य मान लेते हैं। तो आपका यहां पे एक चीज गड़बड़ हो गया है कि डी एक्सटर्नल का मान, यहां पे एक्सटर्नल होता है, डी एक्सटर्नल का मान डी इंटरनल की तुलना में बहुत कम होता है। तो क्लोज सिस्टम के लिए इसे नगण्य मान लेते हैं। किसको मान लेंगे नगण्य, इसको एक्सटर्नल वाले को नगण्य मान लेंगे। तो अतः डी बराबर हो जाएगा डी इंटरनल हो जाएगा, जो एक्सटर्नल वाला नगण्य मान लेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटरनल हो जाएगा। तो यहां से डी इंटरनल को डी यू दर्शाते हैं, तो डी बराबर आ गया डी यू आ गया। क्या आ गया, डी बराबर आपका आ गया डी यू आ गया।
तो हम लोग जहां डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, तो जब डी और डी यू आ गया तो इस फार्मूले में डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी यू, तो ये ऐसे आ जाएगा डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो कोई न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे ना, अगर उस न्यूमेरिकल में डी यू का मान पहले पूछ लिया है, डेल डब्ल्यू भी पहले पूछ लिया है और डेल क्यू बाद में पूछा हुआ है, या तीनों पूछे गए हैं, आपने डी यू और डेल डब्ल्यू पहले निकाल लिया है, तो डेल क्यू के लिए फार्मूला वो लगाने, उस प्रोसेस के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ देंगे सीधे आपका डेल क्यू का मान आ जाएगा। तो इस फार्मूले से डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू अगर पहले निकाल चुके हैं तो डेल क्यू का मान डायरेक्ट आप लोग यहां से जोड़ करके जो है लिख सकते हैं। इस समीकरण को नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। सबसे जेई में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है, तो डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था जो क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, उसको हम लोग नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फ्लो सिस्टम भी कहते हैं। और जो ओपन सिस्टम होता है, जो ओपन सिस्टम होता है, जो ओपन सिस्टम होता है उसको हम लोग फ्लो सिस्टम भी बोल सकते हैं। खुला रहेगा तो उसमें से चीजें बहेंगी, जो भी मटेरियल होगा बहेगा, और जो क्लोज्ड रहेगा मटेरियल नहीं बहेगा। एनर्जी तो बह सकता है लेकिन मटेरियल नहीं बहेगा। तो ये चूंकि क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम के लिए बात करें इस नाते इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन के नाम से भी इस सिस्टम को हम लोग जो है जानते हैं। अब बात करते हैं कि स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। इसके बारे में आप लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। स्थिर तथा अस्थिर प्रवाह प्रक्रम क्या होता है, कि ऐसा ये फ्लो प्रोसेस इज स्टडी व्हेन सिस्टम, सिस्टम मतलब फ्लूइड, जो भी गैस वगैरह होगा, पैरामीटर्स, जो फ्लूइड के पैरामीटर्स है, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है या जो गैस की प्रॉपर्टी है, एट एनी पॉइंट इन कंट्रोल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अदरवाइज अनस्टडी। यानी कि मान लीजिए कोई पाइप है, कोई पाइप है, कोई पाइप है। अब ये सब जो स्टडी और अनस्टडी की बात हो रही है ना, फ्लो प्रोसेस, तो यहाँ पे ओपन सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे ओपन सिस्टम के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लीजिए इसमें से कोई गैस बह रही है, कोई गैस बह रही है, हम सेक्शन 1 ले ले रहे हैं, तो इस गैस के पास क्या होगा, इस गैस के पास वेलोसिटी होगा, डेंसिटी होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा, इसके बाद डेंसिटी होगा, इसके पास मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी। तो अगर सेक्शन 1 से मतलब जो फ्लूइड गैस बह रहा है कि अभी जो गैस की प्रॉपर्टी है, अगर 1 घंटे बाद भी गैस की वही सब प्रॉपर्टी रहे, मतलब प्रॉपर्टी के मान में कोई परिवर्तन न रहे, यानी कि डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, म्यू हो गया, रो हो गया, ये सब समय के साथ चेंज न हो, तो उस प्रवाह को हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो। अगर ये चीजें परिवर्तित हो जा रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। इसको हाइड्रोलिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा प्रवाह जिसके अंतर्गत सिस्टम की सभी प्रॉपर्टी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया ओपन सिस्टम के लिए, ऐसा प्रवाह या प्रक्रम, ऐसे प्रवाह प्रक्रम जिसके अंतर्गत सिस्टम की सभी प्रॉपर्टी ब्रैकेट में ओपन सिस्टम के लिए किसी बिंदु पर समय के साथ स्थिर रहता है, यानी किसी बिंदु पर समय के साथ बदलता नहीं है, स्टडी फ्लो प्रोसेस कहलाता है। अन्यथा यानी कि अगर बदल जाएगा तो अनस्टडी फ्लो प्रोसेस कहलाएगा। अगर P, इफ P इज एनी प्रॉपर्टी, अगर P कोई भी प्रॉपर्टी हो, देन डेल P बाई dP बाई dt इक्वल टू 0 फॉर स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के लिए dP बाई dt 0 होता है और अनस्टडी फ्लो के लिए dP बाई dt इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। dP बाई dt का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ेंगे क्या, चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dP बाई dt को पढ़ेंगे क्या, dP बाई dt अगर नहीं आता आपको पढ़नी, dP बाई dt इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़ेंगे कि
समय के सापेक्ष प्रॉपर्टी में परिवर्तन, समय के सापेक्ष अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपका प्रवाह स्टडी फ्लो होगा, अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो प्रवाह क्या होगा, अनस्टडी फ्लो होगा। इसको जब द्रव के लिए पढ़ेंगे ना तो चीजें वहां पे और अच्छे से क्लियर होंगी। किसमें, हाइड्रोलिक्स में। हाइड्रोलिक्स में जब पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब इसके बाद अगले वीडियो में लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और विभिन्न विभिन्न ओपन सिस्टम के लिए जैसे बॉयलर हो गया, कंडेंसर हो गया, और बहुत सारे डिवाइसेज के बारे में आपके सिलेबस में है, उसके लिए हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। बहुत आसान होता है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।